नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर पूर्वांचल पत्रिका की आज की तमाम बड़ी खबरों में। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना वायरस से जुड़ी हुई कुछ बेहद बड़ी और अहम खबरें निकल कर आ रही हैं। जानेंगे एक एकड़ विस्तार से। लेकिन इससे पहले यदि आप भी चाहते हैं कि पूरी दुनिया में फैली महामारी और साथ ही साथ आपकी परेशानी भी जल्द से जल्द खत्म हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और देखते रहिए। दोस्तों, खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आपको बता दें कि महामारी का कहर दिन प्रतिदिन बढ़ने के कारण सरकार की तरफ से कुछ बड़े कानून और नए नियम लागू किए हैं, जिन्हें जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाने से पहले जान लेते हैं फटाफट महामारी के नए अपडेट्स को। अभी तक भारत में संक्रमित मरीजों की संख्या 49,391 पहुंच गई है, जबकि 14,183 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। तो वहीं दुख की बात यह है कि अब तक 1694 लोगों ने दम तोड़ दिया है। तो वहीं यदि हम विश्व की बात करें तो विश्व में अब तक 36,63,911 मरीज सामने आए हैं, जबकि 11,99,389 मरीजों को स्वस्थ कर उनको अपने घर भेजे जा चुके हैं। तो वहीं दुख की बात यह है कि अब तक 2,57,301 लोगों की मौत हो चुकी है। दोस्तों, जिस रफ्तार से ये महामारी बढ़ती जा रही हो सकता है जिस समय आप इस वीडियो को देखें तो ये आंकड़ा और भी बढ़ गया हो। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते हैं आज की पहली और बड़ी खबर की तरफ। आज की पहली और बड़ी खबर जो निकलकर सामने आ रही है, तेलंगाना में 29 मई तक बढ़ाया गया लॉकडाउन, मुख्यमंत्री केसीआर ने की घोषणा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि देश में जारी कोरोना संकट के बीच तेलंगाना में लॉकडाउन को 29 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने इसकी घोषणा की। लॉकडाउन बढ़ाने के साथ साथ वहाँ कई नए दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। 7 घंटे की कैबिनेट बैठक के बाद मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने कहा कि लोग चाहते हैं कि लॉकडाउन को बढ़ाया जाए। मैंने प्रधानमंत्री को अपने फैसले के बारे में सूचित कर दिया है। केसीआर ने आगे कहा कि केंद्र सरकार की तरफ से रेड जोन में भी दुकानें खोलने के आदेश हैं, लेकिन हम हैदराबाद, मेरचल, सूरीपेट, विकाराबाद में कोई भी दुकान नहीं खोल रहे हैं। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री केसीआर ने आगे कहा कि जनता को शाम 6 बजे तक आवश्यक वस्तुओं की खरीद पूरी कर लेनी चाहिए और जल्द से जल्द उन्हें अपने घर तक पहुंचना चाहिए। शाम 7 बजे से राज्य में कर्फ्यू रहेगा। उन्होंने आगे कहा कि इस दौरान अगर किसी को बाहर पाया जाता है तो पुलिस कार्रवाई करेगी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पूरे देश में कुछ शर्तों के साथ 17 मई तक लॉकडाउन लगाया गया है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकलकर सामने आ रही है, शराब की दुकानों पर आज भी नहीं हो रहा शारीरिक दूरी का पालन, कई ठेकों के बाहर पुलिस बल तैनात। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि देशव्यापी लॉकडाउन के बीच शराब की दुकानों खोले जाने का चौथा दिन है। शराब के शौकीन ठेकों के खुलने से पहले ही लाइनों में लगे हुए नजर आए। सोमवार, मंगलवार और बुधवार की तरह आज भी लोग शारीरिक दूरी के तमाम दिशा निर्देशों की धज्जियां उड़ाते दिख रहे हैं। देश के ज्यादातर राज्यों ने कुछ शर्तों के बाद ठेकों को फिर से खोलने की अनुमति दे दी है, ताकि कोरोना वायरस की वजह से राज्य को हुए नुकसान की भरपाई हो सके। तो वहीं कुछ राज्य ऐसे भी हैं जिन्होंने इसको लेकर अभी तक कोई फैसला नहीं लिया। इस बीच कई राज्य शराब की होम डिलीवरी करने की तैयारी में भी लगे हुए हैं। तो वहीं हम देश की राजधानी दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में आज चौथे दिन भी शराब की दुकानों के बाहर लोगों की लंबी कतारें देखने को मिली। इसके बाद सरकार ने शराब पर 70% कोरोना टैक्स भी लगाया है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकलकर सामने आ रही है, रेलवे ने अब तक की रवाना 115 से ज्यादा ट्रेनें, 1 लाख से ज्यादा प्रवासी मजदूर पहुंचे अपने घर। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि भारतीय रेलवे ने 1 मई से अब तक विभिन्न जोन से 115 से भी ज्यादा श्रमिक स्पेशल ट्रेनें रवाना कर चुका है और 1 लाख से अधिक प्रवासी मजदूर अपने घर पहुंच चुके हैं। रेलवे ने बताया कि बुधवार को 42 ट्रेनें रवाना होनी थी, जिसमें से 22 पहले ही रवाना कर दी गई है। इसके अलावा 20 अन्य ट्रेनें आज रात रवाना की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना वायरस और लॉकडाउन के चलते अन्य राज्यों में फंसे प्रवासी मजदूरों के लिए मंगलवार तक 88 ट्रेनें रवाना की जा चुकी थी। दोस्तों, इन सभी मुद्दों पे आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकलकर सामने आ रही है, राहुल गांधी ने पेट्रोल डीजल पर उत्पाद शुल्क में वृद्धि के सरकार के फैसले को बताया गलत। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना वायरस की महामारी के बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने पेट्रोल एवं डीजल पर उत्पाद शुल्क में बढ़ोतरी के फैसले को अनुचित करार दिया है। उन्होंने बुधवार को कहा कि इस वृद्धि को वापस लिया जाना चाहिए। इतना ही नहीं, उसके बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने भी कहा कि नया या उच्च कर परिवारों को कंगाल कर देगा। जब आर्थिक गतिविधि रुकी हुई हो तो सरकारों को अपने घाटे को पूरा करने के लिए उधार लेना चाहिए, न कि उच्च कर का बोझ देना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने मंगलवार रात एक अधिसूचना जारी कर पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क 10 रुपए प्रति लीटर और डीजल पर उत्पाद शुल्क 13 रुपए प्रति लीटर बढ़ा दिया है। वो भी तब जब कोरोना वायरस संक्रमण के चलते मांग नहीं होने के कारण पिछले माह ब्रेंट कच्चे तेल की कीमत प्रति बैरल $18.10 के निम्न स्तर पर पहुंच गई थी, जो कि 1999 के बाद से सबसे कम कीमत थी। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकलकर सामने आ रही है, कर्नाटक में 1600 करोड़ रुपए के राहत पैकेज का ऐलान।
धोबी, नाई और ड्राइवरों को मिलेंगे 5,000 रुपये। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कर्नाटक सरकार ने कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन के कारण परेशान लोगों को राहत देने के लिए 1610 करोड़ रुपए के राहत पैकेज की बुधवार को घोषणा की है। राज्य सरकार ने किसानों, लघु, कुटीर एवं मध्यम उपक्रमों अर्थात MSME, हथकरघा बुनकरों, फूलों की खेती करने वालों, धोबियों, नाइयों, ऑटो और टैक्सी चालकों समेत अन्य को ध्यान में रखते हुए इस राहत पैकेज का ऐलान किया है। कर्नाटक सरकार ने 11% आवाकारी उत्पाद शुल्क वृद्धि की घोषणा की है, जो बजट में घोषित 6% की वृद्धि के अतिरिक्त है। इतना ही नहीं, इस राहत पैकेज के तहत फूल की खेती करने वालों के प्रति हेक्टेयर 25,000 रुपए की राहत मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, इस राहत पैकेज के तहत फूल की खेती करने वालों को प्रति हेक्टेयर 25,000 रुपए की राहत मिलेगी। तो वहीं धोबी और नाइयों को एक मुश्त 5,000 रुपए मुआवजा दिया जाएगा। साथ ही ऑटो और टैक्सी चालकों को एक बारगी 5,000 रुपए की राशि दी जाएगी। तो वहीं निर्माण श्रमिकों को 3,000 रुपए मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि इससे पहले भी राज्य सरकार ने 2,000 रुपए इन लोगों को भुगतान किया जा चुका है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकलकर सामने आ रही है कि रेलवे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट शिफ्ट करने को लेकर केंद्र और बिहार में तकरार। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार के जमालपुर में मौजूद रेलवे प्रशिक्षण संस्थान को बिहार से लखनऊ स्थानांतरित करने के मुद्दे पर केंद्र और राज्य सरकार के बीच रार बढ़ती जा रही है। अब बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय कुमार ने बताया कि नीतीश कुमार ने 1 मई को रेल मंत्री पीयूष गोयल को पत्र लिखकर इस फैसले को वापस लेने का आग्रह किया था। उन्होंने कहा कि IRIMEE रेलवे और बिहार की समृद्ध विरासत का प्रतिनिधित्व करता है। बिहार के साथ इसका बहुत ऐतिहासिक संबंध है, जिसे मजबूत किए जाने की जरूरत है, न कि इसे बिहार से अलग किए जाने की। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि इससे पहले पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा ने इस फैसले की आलोचना की थी और उन्होंने बिहार को इसके लिए लड़ने का सुझाव दिया था। सिन्हा ने ट्वीट में लिखा कि यह सबसे दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारत सरकार ने बिहार के जमालपुर में दशकों पुराने रेलवे प्रशिक्षण संस्थान को उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थानांतरित करने का आदेश दिया है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकलकर सामने आ रही है, वर्ष 2019 में भारत में विभिन्न कारणों से 50 लाख से ज्यादा लोग हुए थे विस्थापित, यूनिसेफ की रिपोर्ट। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्ष 2019 में भारत में प्राकृतिक आपदाओं तथा संघर्ष और हिंसा के चलते 50 लाख से ज्यादा लोग आंतरिक रूप से विस्थापित हुए थे। इस अवधि के दौरान विश्व में आंतरिक रूप से हुए नए विस्थापनों की यह सबसे बड़ी संख्या थी। भारत के बाद फिलीपींस, बांग्लादेश और चीन में विस्थापितों की संख्या सबसे अधिक थी। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष अर्थात यूनिसेफ द्वारा प्रकाशित लास्ट एट होम रिपोर्ट में कहा गया कि 2019 में करीब 3.3 करोड़ नए विस्थापन रिकॉर्ड किए गए, जिनमें से 2.5 करोड़ विस्थापन प्राकृतिक आपदा के कारण और 85 लाख विस्थापन संघर्ष एवं हिंसा की वजह से थे। साथ ही इस रिपोर्ट में कोविड-19 को लेकर भी चेतावनी दी गई है। इसमें इस वैश्विक महामारी को गंभीर बताया गया है। इसमें कहा गया है कि अपने घरों एवं समुदायों से दूर हुए ये बच्चे विश्व में अधिक संवेदनशील लोगों में से है। कोविड-19 उनके जीवन के लिए और नुकसान एवं अनिश्चितता लेकर आई है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकलकर सामने आ रही है कि जान का खतरा बता इस्तीफा देने वाली IAS अफसर रानी नागर के मुद्दे पर भड़की मायावती। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बसपा मुखिया मायावती ने कथित रूप से नौकरी के दौरान जान को खतरा होने पर IAS अफसर रानी नागर के इस्तीफे को दुर्भाग्यपूर्ण करार देते हुए बुधवार को इस मामले में सरकारी उदासीनता और चुप्पी पर सवाल उठाए हैं। मायावती ने ट्वीट कर कहा कि हरियाणा की महिला IAS अफसर रानी नागर को नौकरी के दौरान अपनी जान को खतरे के कारण अंततः अपनी नौकरी से ही इस्तीफा देकर वापस अपने घर यूपी लौट आना पड़ा है, जो अति दुखद व अति दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि महिला सुरक्षा और सम्मान के मामले में ऐसी सरकारी उदासीनता और अन्य लोगों की चुप्पी क्यों। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि हरियाणा के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में अपर निदेशक के पद पर तैनात रही IAS अधिकारी रानी नागर ने गत 4 मई को पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने इस्तीफे के पीछे सरकारी ड्यूटी के दौरान सुरक्षा न होने का हवाला दिया है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें।